तो चलिए आज बात करते हैं कंबशन की, यानी दहन की। ये एक बहुत ही कमाल की केमिकल प्रक्रिया है जो एक छोटी सी कैंप फायर से लेकर हमारी गाड़ियों को चलाने वाले बड़े बड़े इंजनों तक हर चीज को पावर देती है। लेकिन हाँ, जब इसकी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात आती है तो ये सब एक बहुत बड़ी पहेली जैसा लगने लगता है ना। हर सवाल बिल्कुल अलग और थोड़ा मुश्किल सा दिखता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन पहेलियों को सुलझाने का कोई सिस्टमैटिक तरीका है? क्या हम एक ऐसा टूलकिट बना सकते हैं जो किसी भी तरह के कंबशन प्रॉब्लम को हल करने में हमारी मदद करे? बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण में हम मिलकर ठीक यही टूलकिट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्लान। हम इन 6 खास टूल्स पर फोकस करेंगे: परसेंट कॉम्पोजिशन, केमिकल फॉर्मूला, मोल्स और मास, लिमिटिंग रिएक्टेंट, गैस वॉल्यूम और आखिर में डेंसिटी और मिक्सचर से जुड़ी प्रॉब्लम्स। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। हमारे टूलकिट का सबसे पहला टूल है परसेंट कॉम्पोजिशन। इसमें हम कंबशन के बाद बने प्रोडक्ट से ये पता लगाते हैं कि आखिर वो असली कंपाउंड किन किन चीजों से बना था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मास का इस्तेमाल करके ये कैलकुलेट करते हैं कि उस असली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना परसेंट था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हम दरअसल उल्टा चल रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। चलिए बाईं तरफ वाले उदाहरण को देखते हैं। सबसे पहले CO2 के मास से कार्बन का मास निकालते हैं। हम जानते हैं कि CO2 का मोलर मास लगभग 44 ग्राम्स पर मोल होता है, जिसमें 12 ग्राम कार्बन होता है। तो 0.793 ग्राम CO2 में कार्बन का मास होगा करीब करीब 0.216 ग्राम। ठीक यही काम हम हाइड्रोजन के लिए करते हैं। पानी का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है, जिसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। तो 0.442 ग्राम पानी में हाइड्रोजन होगा 0.049 ग्राम। अब ऑक्सीजन का मास निकालना तो और भी आसान है। बस टोटल मास में से कार्बन और हाइड्रोजन का मास घटा दो और हमें ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। आखिर में हर एलिमेंट के मास को टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज आ जाएगी। अब इस मेथड को खुद आजमाने का एक मौका है। स्क्रीन पर जो दूसरी प्रॉब्लम है उसे हल करने की कोशिश की जा सकती है। बहुत बढ़िया। अब जब हमें ये पता चल गया है कि किसी कंपाउंड में हर एलिमेंट का कितना परसेंट है, तो अगला सवाल क्या होगा? जाहिर है उसका असली केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो चलिए अपने टूल किट में दूसरा टूल जोड़ते हैं। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, फॉर्मूले 2 तरह के होते हैं। एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला जो एटम्स का सबसे सिंपल रेशियो बताता है, जैसे ग्लूकोज के लिए CH2O। और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एटम्स का एक्चुअल नंबर बताता है, जैसे C6H12O6। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। बाईं तरफ वाली प्रॉब्लम को देखें। सबसे पहला काम CO2 और पानी के दिए गए मास को मोल्स में बदलना है। इससे हमें कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स मिल जाएंगे। फिर इन मोल नंबर्स को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके हमें सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाता है, जो हमें C7H8 का एम्पिरिकल फॉर्मूला देता है। अब दाईं तरफ वाली प्रॉब्लम में एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ हमें मास परसेंट का रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पहले इन परसेंटेजेस को एक 100 ग्राम सैंपल पर अप्लाई करना होगा और फिर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा। अब हम आते हैं अपने टूलकिट की सबसे जरूरी स्किल पर, स्टोइकियोमेट्री, यानी रिएक्टेंट्स की मात्रा को प्रोडक्ट्स की मात्रा से जोड़ना। इसे केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। मास पर आधारित लगभग किसी भी स्टोइकियोमेट्री प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये 4 स्टेप्स वाली प्रोसेस एक तरह की यूनिवर्सल रेसिपी है। पहला, इक्वेशन को बैलेंस करो। दूसरा, जो भी दिया गया है उसे मोल्स में कन्वर्ट करो। तीसरा, मोलर रेशियो का इस्तेमाल करो। और चौथा, मोल्स को वापस उस यूनिट में बदल दो जो सवाल में पूछी गई है। चलिए इन स्टेप्स को बाईं तरफ वाले उदाहरण पर लागू करते हैं। स्टेप 2, हम 3 ग्राम ईथेन को उसके मोलर मास, जो करीब 30 ग्राम पर मोल है, से डिवाइड करके मोल्स में बदलते हैं। तो हमें मिला 0.1 मोल ईथेन। स्टेप 3, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन से पता चलता है कि हर 2 मोल ईथेन से 6 मोल पानी बनता है, यानी 1:3 का रेशियो। तो 0.1 मोल ईथेन से 0.3 मोल पानी बनेगा। स्टेप 4, अब इन मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके हम मॉलिक्यूल्स का नंबर निकाल सकते हैं। अब दाईं ओर दी गई प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखें और इसी 4 स्टेप वाली प्रोसेस को लागू करने का प्रयास करें। असल दुनिया में केमिकल रिएक्शंस तब रुक जाते हैं जब कोई एक रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है।
इसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं और इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। इस प्रॉब्लम को देखिए, हमें ब्यूटेन और ऑक्सीजन दोनों की मात्रा दी गई है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिएक्शन में पहले खत्म क्या होगा, ब्यूटेन या ऑक्सीजन? क्योंकि जो भी पहले खत्म होगा वही ये तय करेगा कि पानी आखिर बनेगा कितना। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास कितना है और हमें चाहिए कितना की तुलना करना। सबसे पहले हम दिए गए मास को मोल्स में बदल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास कितना है वाला हिस्सा। फिर हम स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल करके ये कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए सारे ब्यूटेन को रिएक्ट करने के लिए हमें कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए। ये हो गया हमें चाहिए कितना वाला हिस्सा। जिस भी चीज़ की ज़रूरत हमारे पास मौजूद मात्रा से ज़्यादा है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए अब उन प्रॉब्लम्स पर चलते हैं जिनमें गैसें शामिल होती हैं, और यहाँ हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार शॉर्टकट है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट मुमकिन होता है एवोगाड्रोस के नियम की वजह से। ये नियम कहता है कि एक जैसी कंडीशंस में गैसों का वॉल्यूम सीधे सीधे उनके मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम मोल रेशियो की जगह डायरेक्टली वॉल्यूम रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टाइम सेवर है। बाईं तरफ वाली प्रॉब्लम को देखें, एक हाइड्रोकार्बन के एक वॉल्यूम को 6 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए और उससे 4 वॉल्यूम CO2 बनता है। ये वॉल्यूम रेशियो ही सीधे सीधे हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बन जाते हैं। अगर एक वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन से 4 वॉल्यूम CO2 बन रहा है तो इसका मतलब साफ है कि हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन एटम तो होंगे ही। इसी तरह हम हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर सकते हैं और आसानी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके दाईं ओर दी गई प्रैक्टिस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की जा सकती है। हमारे टूलकिट के आखिरी हिस्से में हम 2 और कॉम्प्लेक्स तरह की प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिनमें डेंसिटी या मिक्सचर का एनालिसिस शामिल होता है। ये प्रॉब्लम्स कई कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ले आती हैं। बाईं ओर हमारे पास रॉकेट फ्यूल की एक प्रॉब्लम है। यहाँ सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि हमें दिए गए वॉल्यूम को डेंसिटी का इस्तेमाल करके मास में बदलना होगा। एक बार हमारे पास मास आ गया तो हम अपनी वही स्टैंडर्ड 4 स्टेप्स वाली स्टोइकियोमेट्री प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दाईं तरफ वाली प्रॉब्लम में एक लेयर और है। सबसे पहले हमें एक लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेशन करनी होगी, ये पता करने के लिए कि कौन सा रिएक्टेंट बच गया है। फिर हम आखिर के गैसियम मिक्सचर में हर चीज़ के मोल्स कैलकुलेट करते हैं और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करके मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा टूलकिट। परसेंट कॉम्पोजिशन के लिए उल्टा काम करने से लेकर लिमिटिंग रिएजेंट के लिए है बनाम चाहिए की तुलना करने और गैसों के लिए वॉल्यूम रेशियो का इस्तेमाल करने तक, अब इन अलग अलग तरह की समस्याओं को हल करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच हमारे पास है। तो अब जब हमने इन केमिकल प्रिंसिपल्स को समझ लिया है तो ज़रा सोचिए, अगली बार जब कोई कार का इंजन स्टार्ट होगा या कोई रॉकेट लॉन्च होगा तो क्या वो प्रक्रिया अब भी उतनी ही रहस्यमयी लगेगी? केमिस्ट्री हमें अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की ताकत देती है और उम्मीद है कि अब हमारे पास इसे समझने के लिए बेहतर टूल्स हैं।